नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस YouTube चैनल पर न्यायपालिका के संबंध में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका विधि निर्माण करने वाली संस्था है। कार्यपालिका उन विधियों को क्रियान्वित करने वाली संस्था है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित किए गए नियम, अधिनियम, योजनाएं और कार्यपालिका के द्वारा क्रियान्वित किए गए समस्त कार्यों की वैधता एवं अवैधता की जांच करने वाली संस्था है। और ये सरकार का, अगर हम कहें तो ये सरकार का वह अंग है जिसका मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा कानूनों को भंग करने वालों को दंड देना है। इस तरह से कानूनों की व्याख्या करने और उनका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की जो संस्थागत व्यवस्था है वो न्यायपालिका कहलाती है। ये उन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें न्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक ऐसा अंग भी है जो सरकार के हाथों में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण की रोकथाम और लोकतंत्र की धांधलियों को बहुमत के निरंकुश शासन से नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की सुरक्षा करती है। जैसे कि कई विद्वानों ने न्यायपालिका की परिभाषा दी है, जिसमें वॉल्टन एच हैमिल्टन ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के मुकदमों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि है। और लास्की ने इसी को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्यायपालिका अधिकारियों का ऐसा समूह है जिसका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन की शिकायत जो विभिन्न नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के खिलाफ होती है का समाधान व फैसला करना है। रॉले की भी परिभाषा हम देख लेते हैं। रॉले ने कहा है कि न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य अधिकारों का निश्चय व उन पर निर्णय लेना, अपराधियों को दंड देना तथा निर्बलों की अत्याचार से रक्षा करना है। इस तरह से हम देखते हैं कि न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अपराधों की रोकथाम से संबंधित है। अन्याय, समाज में होने वाले अन्याय से समाज को बचाना है। और जो हमारी संविधान निर्धारित किया गया है, एक संविधान की परिभाषा भी मैं आपको बता दूं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संक्षिप्त शब्दों में या संक्षिप्त में अगर हम जवाब दें तो उसका यही होगा कि संविधान कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश के शासन एवं प्रशासन को संचालित किया जाता है। तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें भी जो भी नीति, नियम, कानून, अधिनियम, विनियम दिए गए उनकी पालना सुनिश्चित करना न्यायपालिका का ही कार्य है। तो अब हम न्यायपालिका का ही दायित्व होता है, उसी के लिए न्यायपालिका का गठन किया जाता है। और चूँकि आपके सिलेबस में है कि न्यायपालिका की क्या कार्य और भूमिका है, तो उसको भी मैं विभिन्न प्रकार की बिंदुओं, जो कई बिंदु हैं उनके माध्यम से मैं कार्यों को बताऊंगी आपको। क्योंकि न्यायपालिका सरकार का वह स्तंभ होता है जिससे कि समाज में न्यायिक व्यवस्था बनी रहती है, समाज में न्याय रहता है। और लॉर्ड ब्राइस ने तो इसे अच्छे शासन की कसौटी भी कहा है। और लॉर्ड ब्राइस ने इसे अच्छे शासन की कसौटी तो कहा ही है, गार्डनर ने भी इसके संबंध में अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि यदि न्याय विभाग न हो तो सभ्य समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता। न्यायपालिका आधुनिक समाज का आधार स्तंभ है और इसकी जिस प्रकार से निरंकुश पूर्ण रूप में इसका जैसा गठन किया जाता है उसी पर समाज में न्याय व्यवस्था निर्भर करती है। इनके कार्यों को में हम सबसे पहले ये बता सकते हैं कि जैसे संविधान की रक्षा करने का दायित्व तो हमारे न्यायपालिका का ही है। यदि न्यायपालिका को ऐसा प्रतीत हो कि जो सरकार है वो संविधान के नियमों के खिलाफ है या संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके खिलाफ है, तो ये स्वयं आगे आकर के उनके लिए कार्यवाही कर सकती है। तो ये भी संविधान की रक्षा का दायित्व है इन पे। दूसरा जो है कार्य, इनका महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी व्याख्या करने का कार्य न्यायालय को सौंपा गया है। कई बार जो कानून बनाए जाते हैं वो अस्पष्ट और संविधान के विरुद्ध भी होते हैं
इनकी व्याख्या किए बिना उनको लागू करने का अर्थ तो यही होगा ना कि मानव का जो अधिकार है स्वतंत्रता पर आघात पहुंचेगा। इसलिए न्यायपालिका ही सर्वोच्च शक्ति के स्वामी होने के नाते ऐसे कानूनों की अंतिम व्याख्याकार होती है। और भारत और अमेरिका में न्यायपालिका को तो यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि कोई कानून स्पष्ट ना हो तो न्यायाधीश अपनी बुद्धि, विवेक और नैतिकता के आधार पर निर्णय दे सकते हैं। न्यायालयों द्वारा कानूनों के स्पष्टीकरण के लिए कई व्याख्याएं सामान्य कानूनों की तरह ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानूनों की व्याख्या में इनका महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। अगला जो इनका कार्य आता है कि नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना। सभी नागरिक स्वतंत्र हैं और सभी स्वतंत्र हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्ति जो भी चाहेगा वो कर सकता है, उसको अधिनियमों की सीमा में बांधा गया है। क्योंकि यदि हम स्वतंत्र हैं तो दूसरा नागरिक भी स्वतंत्र है, तो हमें ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने जो दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करते हों। इसलिए इस दिशा में भी न्यायपालिका के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करने का दायित्व है वो न्यायपालिका ही करती है। इसके बाद अगला जो कार्य है वह है संघात्मक शासन की सुरक्षा करना। संघ के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका कार्य करती है। हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के द्वारा शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाता है। ये शासन और प्रशासन संविधान की भावनाओं के अनुरूप संचालित किया जाता है। विषयों का बंटवारा किया गया है संघ और राज्यों के मध्य। तो दोनों ही, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो विषयों का बंटवारा किया गया है वो 3 सूचियों के माध्यम से, 4 सूचियों के माध्यम से किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची और चौथी है अवशिष्ट सूची। इन सभी के लिए निर्धारित किया गया है कि संघ सूची संघ के विषयों पर कानून बनाती है, राज्य सूची राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून द्वारा बनाए गए कानूनों को ही वरीयता दी जाती है। चौथी सूची अवशिष्ट सूची होती है जो समय की आवश्यकता अनुसार ऐसे विषय जो इनमें तीनों में ही सम्मिलित नहीं है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। इस तरह से और ये सभी अपने सीमा क्षेत्र में अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करें, इसके लिए भी न्यायपालिका के द्वारा ही निगरानी रखी जाती है, उनके द्वारा ही अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। अगला विषय जो है वो सलाहकारी कार्य है न्यायपालिका का। समय समय पर राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई भी जब उनसे न्यायालय से परामर्श लिया जा सकता है कि कोई भी कार्य जो सरकार करना चाहती है वो क्या संविधान की भावनाओं के अनुरूप है अथवा नहीं है। तो इसलिए उन विषयों पर परामर्श प्रदान करने का कार्य भी जो है न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो एक महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक उठापटक सामान्यतः देखने में आती रहती है, तो राजनीतिक व्यवस्था में जो विनाशकारी गतिविधियाँ होती हैं उनके विरुद्ध भी न्यायपालिका कड़ा रुख अपनाती है। जो व्यक्ति या संस्था राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व से छेड़छाड़ करते हैं वह देशद्रोह का अपराधी भी माना जाता है। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है और इस रूप में वह राजनीतिक स्थायित्व को कायम रखने का भी प्रमुख कार्य करती है। न्यायपालिका ही सरकार के कार्यों को औचित्यता प्रदान करके सरकार के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखती है। इसके लिए न्यायपालिका विधायिका व कार्यपालिका के कानूनों की जांच परख करती रहती है। न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से आज न्यायपालिका जनहित के कार्य भी करने लगी है। इससे राजनीतिक स्थायित्व में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। राजनीतिक स्थायित्व के लिए देश में शांति कायम रखने के लिए न्यायपालिका ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक कार्य हम कह सकते हैं। न्यायपालिका को अपना प्रशासन चलाने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होती है
और इसके लिए वह स्थानीय अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करती है जो प्रशासन में न्यायपालिका का सहयोग करते हैं और सभी आवश्यक कागजात और अभिलेख सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, और जब भी आवश्यकता होती है तब न्यायपालिका उपलब्ध करवा सकती है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिनको कि न्यायपालिका के द्वारा संपन्न किया जाता है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति के प्रन्यासियों और अल्पवयस्कों के संरक्षकों की नियुक्ति करना, वसीयतनामे तैयार करना, मृतक व्यक्तियों की संपत्ति का प्रबंध करना, नागरिक विवाह अनुमति देना, विवाह विच्छेद की अनुमति देना, मतलब इस तरह से कुछ अन्य कार्य भी हैं जो कि न्यायपालिका के द्वारा अपने संपन्न किए जाते रहते हैं। संविधान की व्याख्याकार होने के नाते वह सरकार के अन्य 2 अंगों पर नियंत्रण रखने का प्रभावी साधन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन का भी वो कार्य करती है, जिसे कि मैं अपने अगले यूट्यूब चैनल पर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बहुत है, और ये पॉइंट यहीं पे पूर्ण करती हूँ मैं इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।